नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक के बाद एक चुनाव जीतने के बाद भी मोदी अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बल्कि मोदी के कारण बीजेपी कई मोर्चों पर फंसती हुई दिख रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन संसद में सरकार के फैसलों पर विपक्ष जिस तरह से सवाल उठाता है और सरकार का घेराव करता है, उसमें बीजेपी अपना बचाव नहीं कर पा रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा उदाहरण वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, जिसे पहले तो मोदी सरकार को जेपीसी में भेजना पड़ा और वहां से भी जब बिल आ गया है तो आज फिर से संसद में उसका जमकर विरोध हुआ। राज्यसभा से विपक्ष ने तो वॉकआउट कर ही दिया, यानी सरकार को अभी विपक्ष के विरोध का सामना और करना पड़ेगा, यह साफ साफ दिख रहा है। हालांकि अब संसद 10 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और लेकिन इस बीच विपक्ष फिर अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया है और इस बात के संकेत आज फिर से मिले हैं जब महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने इन मुलाकातों के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। आदित्य ठाकरे ने, उनको पहले सुनते हैं आदित्य ठाकरे को, और उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। संसद में क्या कुछ हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां की भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनिए आदित्य ठाकरे को। कल राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टसी मीट्स है उससे आगे जो रोडमैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चल रही है। तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? मुझे लगता है इंडिया अलायंस के लिए काफी सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो रोडमैप तय करेंगे। कर्टसी विजिट्स में जो भी इलेक्शंस में रीडिंग्स थे वो थोड़े ऊपर से बातचीत हुई है, डिटेल में हमारी टीमें काम कर रही है उस पर। तो आदित्य ठाकरे यहां इंडिया गठबंधन के बने रहने पर तो कायम हैं ही, लेकिन जरूरी बात यह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरह वो भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसका मतलब है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी परीक्षा से गुजरना होगा। इधर मोदी तो अमेरिका पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर इधर विपक्ष जिस तरह उन पर दबाव बना रहा है कि वो ट्रंप के सामने भारतीयों को हथकड़ियों में भेजने का मामला उठाएं, उसमें भी मोदी के सामने संकट है। एक तरफ अपने दोस्त को खुश करना होगा और दूसरी तरफ देश लौटकर जनता को भी जवाब देना होगा, और यह काम क्या नरेंद्र मोदी आसानी से कर पाएंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मोदी की परेशानी इस बात से भी बढ़ेगी दोस्तों कि जिस कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा उन्होंने पाला था, वो कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने ओडिशा में भक्त चरणदास को अपना ओडिशा प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है और अब कई और राज्यों में इसी तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर अभी कुछ देर पहले शाम को, आज ही शाम को, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बैठक, ये देख लीजिए, इस बैठक में भूपेश बघेल भी शामिल हैं, राहुल गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं ही, सलमान खुर्शीद हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, ये तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए, अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, ये तमाम नेता यहाँ बैठे हुए और गहन मंथन चिंतन और आगे की तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अंदर क्या कुछ होगा, इससे पहले सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने आज एक अलग दूसरी बैठक ली यहां संसद के अंदर। ये देखिए जा रहे हैं विजुअल, और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद
जो चुन के आए हैं उनके साथ राहुल गांधी ने बैठक की थी। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के कुल 100 सांसद हैं, 100 सांसद हैं, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इन सब के साथ राहुल गांधी ने आज बैठक की है। तो एक तरफ सियासत में ये सारी हलचलें हो रही हैं और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका बयान है कि बीजेपी बिहार में नहीं जीतने वाली है क्योंकि उसे अब जनता जान गई है। और इसके साथ ही लालू जी ने मीडिया पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। आइए जरा लालू प्रसाद यादव को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे थे, उनको सुनते हैं, आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ है इस पिटारे में। पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव को। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो चलिए हटाइए। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? तो आप सुन लिए, कैसे बना लेंगे? भाजपा को सब लोग जान गए हैं, यानी कि जनता भाजपा को जानती है और तुम लोगों को भी जान गए हैं। यानी मीडिया के लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव। यानी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया दोनों को देश की जनता जानती है। यह बात लालू प्रसाद यादव बड़ी चुस्ती मुस्तैदी के साथ कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय बीजेपी और मोदी का साथ देने वाले सभी लोग सवालों में घिरते हुए दिख रहे हैं और इसमें नुकसान बीजेपी का होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ संसद में सरकार की मनमानी के खिलाफ जिस तरह विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उससे भी बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ साफ वक्फ बिल पर कह दिया है कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं, नाराज हैं। उन नोट्स को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। जो वहां पर विपक्ष के लोग और विपक्ष के जो सांसद वक्फ बोर्ड की जेपीसी और उसमें जो बातें हुई हैं उसको यहां सरकार ने हटा दिया है। इस पर अपने विचार रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं हैं तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। यह बात आज कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, काफी नाराजगी जता रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल जब पेश किया गया राज्यसभा में तो क्या कुछ कहा है। थोड़ा सा उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात आपके सामने रखा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी जुबानी सुन लिया जाए। सुनिए। पोजीशन इन रैप्ट अटेंशन लीडर ऑफ द पोजीशन। सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और
जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि जो डिसेंट नोट है उसको आप यहां से हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन भाजपा ने जो किया है इसकी निंदा भी कर रहे हैं साफ साफ यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। आज काफी मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले दिनों लगातार अपनी बात जो रख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते राज्यसभा में, वो काफी मायने रखती हैं वो बातें, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। सत्ता पक्ष और आसंदी पर बैठे हुए माननीय जगदीप धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, कम से कम डिसेंसी होनी चाहिए, लेकिन क्या वो है? यहां पर यह बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये पूरा कुनबा नरेंद्र मोदी का ही तो है, नरेंद्र मोदी ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवालों के घेरे में कैसे आ गए हैं नरेंद्र मोदी, और कैसे यहां विपक्ष ने चारों तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने की प्लानिंग कर ली है, इस पे आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आइए, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमनिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं पहले शकील जी आपके पास। आज के बाद अब 10 मार्च से फिर से 10 मार्च को 11 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दूसरा कार्यकाल संसद का इस बजट सत्र का अब 11 बजे 10 मार्च यानी अगले महीने शुरुआत होगी। लेकिन जो ये पहला कार्यकाल था संसद सत्र का, वो कैसा था, और आज ये वक्फ बिल और इसके अलावा इनकम टैक्स बिल, इन दोनों बिलों में है क्या आखिर, और क्यों यहां विपक्ष परेशान है? इनकम टैक्स बिल का आपने जिक्र किया, तो वो अभी रख दिया गया है और वो सिलेक्ट कमेटी को पहुंचा दिया गया है। अब उस पर जो चर्चा होगी वो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होगी, और वो जो बताया जा रहा है कि वो अगले साल जो है अप्रैल 2026 से वो लागू हो सकता है। तो अभी जो है उसके लागू होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, उसमें कई संशोधन आएंगे, कई तरह से विचार होगा। दूसरी बात, वक्फ बिल की जो आपने बात करी है वो आज का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, और उस पर अभी आपने खड़गे जी को सुनवाया है। खड़गे जी ने उससे कहा है कि अब इस बिल को आपने एक फर्जी बिल बना दिया है। डिसेंट नोट जिस तरह हटाए गए हैं, इसको लेके कांग्रेस के, शिवसेना के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सारे सांसदों ने बहुत ही कठोर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हो, कल आप गुरुद्वारे पर करोगे, चर्च पे करोगे और मंदिरों पे करोगे। आपकी नीयत साफ नहीं है। दरअसल जब सिलेक्ट कमेटी को कोई बिल पहुंचाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वहां पे सर्वसम्मति कायम हो और सर्वसम्मति से उस बिल को वापस सदन में लाया जाए। मगर वक्फ बिल पे क्या हुआ, 15-11 का बहुमत का दावा कर रहे हैं कि हमने बहुमत से इसको पास किया है और बहुमत से हम इसको पेश कर रहे हैं। आम तौर पे कभी भी जो संसदीय समिति होती है वो बहुमत का दावा नहीं करती, क्योंकि बहुमत तो हमेशा जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के पास होगा ही होगा। इसलिए आज इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि जो अध्यक्ष थे इसके, जगदम्बिका पाल, वो खुद एक पार्टी बने हुए थे। वो किसी भी तरह से सर्वसम्मति बनाने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। बड़ी तनावपूर्ण मीटिंगें हुई। आपको याद होगा कि कई सदस्य उसमें घायल भी हो गए। इस तरह से बातें हुई, कहा गिलास तोड़ दिया है,
ये हो गया है। तो ये जो है वक्फ बिल जो है अब एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह खड़गे जी ने हमला किया है, वो मैसेज आज पूरे देश में जाएगा कि सरकार की आखिर मर्जी क्या है। वो संवैधानिक अधिकारों पे हमला कर रही है, वो मुसलमानों की संपत्ति को लेना चाहती है, छीनना चाहती है, और ये शुरुआत है। इसके बाद चर्च पे और गुरुद्वारों पे ही आएंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि नॉन स्टेक होल्डर जिनका वक्फ बोर्ड से, वक्फ बिल से कोई संबंध नहीं है, आप उनको बुला के उनसे बात कर रहे हैं। अगर किसी चर्च की बात होगी तो चर्च से संबंधित लोग आएंगे, गुरुद्वारे की बात होगी तो संबंधित लोग आएंगे, किसी मंदिर की बात होगी तो उससे संबंधित लोग आएंगे। बाहर के लोगों को आप बुला के उनसे बात करें। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज रही कि राहुल गांधी ने आज आखिरी दिन जो बजट सत्र है उसका जो पहला चरण था आज खत्म हुआ। उस दिन उन्होंने अपने संसदीय दल के सदस्यों को बुलाकर उनसे बात करी एनेक्सी में, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत रही। राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित किया, उनसे सवाल भी पूछे, उनकी राय भी ली। राहुल गांधी ने मेनली उनसे जो कहा है वो ये कहा है कि देखिए, आप संसद के अंदर ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहें, और यहाँ जनता के सवाल आप ज्यादा से ज्यादा पूछें। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लाने वाले हैं, ताकि कई चीजें जो हैं, आप में से अधिकांश जो हैं फर्स्ट टाइमर हैं, तो उन्हें मालूम पड़े कि कैसे पूछना है, क्या करना है। कुछ राहुल ने उनसे सवाल भी पूछे कि ये बताइए हमको कि आपको ये पूरा बजट सत्र चला, किस किस के भाषण कैसे लगे, अच्छे लगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें मेरा नाम या प्रियंका गांधी का नाम मत लीजिए, आप बाकी अपने लोगों में से बताइए। तो लोगों ने बड़े खुल के अपनी राय दी, बताया। राहुल ने कहा सबको बोलना चाहिए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी। एक दूसरी खास बात और हम कहना चाहेंगे कि राहुल विचारधारा के स्तर पर जिस तरह से लगातार खड़े हुए हैं, जिस तरह आरएसएस और बीजेपी पे हमले कर रहे हैं, इस वक्त वैसा ही विचारधारा के स्तर पर अगर कोई दूसरा आदमी कांग्रेस में दिख रहा है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वो हर जगह, हर उपलब्ध मौके पे विचारधारा की बात करते हैं, और उसमें उनके कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं देता है। ये कांग्रेस के लिए एक बिल्कुल नई बात है कि राहुल की तरह ही कोई दूसरा आदमी, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो माइनॉरिटी का मुद्दा हो, चाहे वो अंबानी अडानी का मुद्दा हो, या किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो, उसमें कहीं कोई ढील जो है दूसरे लोग डाल देते हैं, वो दिखाई नहीं देती है। तो उसका एक परिणाम क्या हुआ कि अब जो ये सर्वे एजेंसियां हैं, जो रोज लगातार कोई ना कोई सर्वे करते रहते हैं, वो एक नया सर्वे ले आए कि कांग्रेस में कौन सा अध्यक्ष होना चाहिए। कांग्रेस में ऑलरेडी एक अध्यक्ष है, सवाल होना चाहिए बीजेपी में अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए। वो सर्वे कर रहे हैं और खड़गे को वहां पे वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर 1 पर राहुल। अरे राहुल तो जन नेता है ही कांग्रेस के, राहुल किसी भी सर्वे में कांग्रेस के नंबर 1 आएंगे ही। नंबर 2 पे सचिन पायलट, और साफ घोषणाएं हो रही हैं, बताया जा रहा है कि खड़गे जी सचिन पायलट से भी नीचे। ये एक जानबूझ के साजिश की जाती है कि कांग्रेस में अगर कोई विचारधारा की बात करता है, स्टैंड लेता है और मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो उसके खिलाफ ये मोदी मीडिया और सर्वे एजेंसियां और ये सारे के सारे लग जाते हैं, ताकि आदमी थोड़ा सा डाइल्यूट होके उनकी तरह बातें करने लगे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। हर्षवर्धन सपकाल जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया है। इसके बारे में कोई जानकारी है शकील जी? हाँ, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। सारा रिशफल का हमने आपको बताया था, रिशफल हो रहा है। कल उड़ीसा का बनाया था उन्होंने, आदिवासी कांग्रेस का बनाया था उन्होंने, आज महाराष्ट्र का बनाया है उन्होंने। कई और राज्यों में चेंज होने वाले हैं अध्यक्ष, हरियाणा में होने वाला है, कई राज्यों में होंगे। और अध्यक्षों का जो परिवर्तन होगा वो ऐसे एक एक दो करके वो अनाउंस करेंगे। लेकिन जहां तक जनरल सेक्रेटरी का और डिपार्टमेंट के हेड का सवाल है, वो लगता है कि ये एक साथ घोषित किया जाएगा कि सारे के सारे जनरल सेक्रेटरी कितने कितने कौन कौन बनेगा, और दूसरे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनके हेड जो है वो शायद एक साथ घोषित किए जाएंगे। हालांकि एक डिपार्टमेंट का हेड आदिवासी कांग्रेस का उन्होंने भूरिया को अलग से घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश का,
मध्य प्रदेश के हैं वो भूरिया, पूरे ऑल इंडिया का। लेकिन जनरल सेक्रेटरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कांग्रेस में, 2 ही पोस्टें होती है, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरे जनरल सेक्रेटरीज। तो जनरल सेक्रेटरी का लगता है कि वो एक साथ अनाउंस होगा, और ये हमने बताया था, और शायद आपको याद होगा कि सबसे पहले अपने ही ये बात हुई थी, उसके बाद लिखा गया कि राहुल गांधी, खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 और 3 मीटिंग्स हुई शुरुआती दौर में, और उनमें उन्होंने बेसिक्स तय किए। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे लोगों को शामिल करना शुरू किया, लेकिन मुख्यतः संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे जी अध्यक्ष हैं। तो ये तीनों जो है औपचारिक रूप से मिले थे, इनकी कई मीटिंगें हुई, और उसके बाद अब ये एक संगठन जो है एक शेप ले रहा है, क्योंकि ये बेलगावी के जो CWC में साफ साफ कांग्रेस ने कहा है कि हमारे पास अब टाइम ही टाइम है, बिहार के चुनाव तक कोई ऐसा काम नहीं है, इसलिए हम 2025 को संगठन का साल बनाएंगे। तो संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो संगठन का ये सारा का सारा रीशफल, परिवर्तन कैसे होता है, किस तरह होता है, कितने नए लोग आते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि नए लोग आएंगे, संगठन में किसको क्या जगह मिलती है, कौन सा पद मिलता है, ये देखना होगा, देखा जाएगा। लेकिन इस बीच जो इंडिया गठबंधन कर रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में यहाँ वक्फ बोर्ड की भी हम कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज की आखिर क्यों नाराज दिख रहे थे आज मल्लिकार्जुन खड़गे, और इस नाराजगी के क्या कारण हैं, ये सब समझने की जरूरत है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊंगा। और प्रशांत जी, वक्फ बिल कितना इंपॉर्टेंट है और यहां क्यों नाराज नजर आते हैं विपक्ष के लोग, और खासकर आज जिस बारे में बात कर रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर विपक्ष अपना विरोध जताता है तो उस विरोध के नोट्स को भी आप हटा देते हैं, यही तो आरोप है। ये राजीव जी, यही है कि प्रोसीजर और विशेषाधिकार की पिस्तौल से आप कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं। पिस्तौल के नोक पे आप जो है, विशेषाधिकारों की पिस्तौल की नोक पे आप आम सहमति की घोषणा कर रहे हैं। डिसेंटिंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब जजमेंट कोई आता है तो वो डिसेंटिंग नोट, जो डिसेंटिंग जजमेंट होता है, वो भी जजमेंट का हिस्सा होता है। जाहिर सी बात है कि जब लागू तो वही होगा जो मेजॉरिटी व्यू होगा, लेकिन डिसेंटिंग नोट रहता है। वो इसलिए रहता है कि आगे आने वाली नस्लें, भविष्य में लोग उसको देख सकें कि क्या विरोध हुए थे। तो डिसेंटिंग नोट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड के जरिए बीजेपी चाहती क्या जाए, ये भी 1 मिनट में बता दूं मैं जी। पूरी वक्फ की जमीन, वक्फ का मतलब होता है कि जो भगवान ईश्वर के नाम की जमीन है, वो उसका कोई लैंड कन्वर्जन नहीं हो सकता। उसमें जो एक बार किसी ने दान दे दी, वो लैंड वापस नहीं आ सकती सिस्टम में। वो लैंड धार्मिक कार्यों के लिए और चैरिटी के लिए, कि वहाँ अनाथालय बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, इसके लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। अब पूरे देश में लगभग 9.5 लाख एकड़ वक्फ की जमीन है। 9.5 लाख एकड़। इसमें बहुत सारी जमीन तो मस्जिदों की है, बहुत सी जमीन मदरसों की होगी, कब्रिस्तान की होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जमीन भी है जो खाली है इन सब जगहों से। अब वो जमीनें बहुत सारे शहरों में बड़ी प्राइम लैंड है, हजारों करोड़ की लैंड है। ये कब्जा करना चाहते हैं उसमें कि बीजेपी आरएसएस के लोग, उद्योगपति उस जमीनों को लें औने पौने दाम पर, और वो अपना वहां पे अपार्टमेंट बनाए, बिल्डर वाला काम करें। ये असली मकसद है। अब वो कैसे हो रहा है, क्यों इतना हंगामा है इसको लेकर? देखिए, उसमें परिवर्तन क्या लॉ में किए गए कि वक्फ का सीईओ नॉन मुस्लिम होगा जी। हर वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो वही काम करेंगे जो सरकार चाहेगी।
अब सवाल यह कि ये मुसलमानों के धार्मिक जमीन है। क्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू उसका ट्रस्टी है? क्या माता वैष्णो देवी ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू ट्रस्टी है उसका? ये बड़े सवाल हैं जो कि सरकार की नीयत बताती है, क्योंकि जमीनें हैं, 9.5 लाख एकड़ जमीन है पूरे देश में, उस जमीनों पे निगाह है। जैसे आरएसएस का भव्य एक वो बना दिया है आज कार्यालय दिल्ली में, ऐसे ही बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनाएंगे और उस पे ही कब्जा है। दूसरी बात कि अगर वहाँ पे डिसेंटिंग नोट है और उसको क्यों नहीं माना जा रहा है, तो ये सरकार की नीयत बताती है कि सरकार की नीयत जो है इसमें स्पष्ट नहीं है। और जो जगदम्बिका पाल का रुख, जैसा शकील जी ने बताया, शुरू से लग रहा था कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं। वहाँ पे हिंसा भी हुई, मीटिंग के दौरान ऐसी वारदातें हुई जो कि आमतौर पे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ऐसी बातें नहीं आती हैं। दूसरी बात जो आदित्य ठाकरे यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपने इंडिया गठबंधन की बातें की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया गठबंधन की एक्टिविटी हो रही है, और उसमें इंडिया गठबंधन को चुनाव की धांधली पे एक राष्ट्रीय कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए जी। इस पे आंदोलन खड़े होने चाहिए, क्योंकि जब तक, कल भी ये बात हुई थी, जब तक लेवल प्ले फील्ड नहीं होगी तब तक बीजेपी कोई चुनाव हार नहीं पाएगी। सबसे जरूरी काम यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में जाएं तो वो एक समान हो। एक समान चुनाव अगर हो जाते तो दिल्ली का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का नतीजा कुछ और होता। 100% मैं कह रहा हूं कि यह और होता। सिर्फ ईवीएम से या इलेक्टोरल रोल की धांधली नहीं है, धांधली ये भी है कि किस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, सरकारी एजेंसियों के साथ मिलके लेवल प्ले फील्ड डिस्टर्ब करते हो। महाराष्ट्र में एक और जिस पे कभी चर्चा होगी कि बीएमसी के चुनाव भी होने वहाँ पे, और उसको लेके एकनाथ शिंदे का एक अलग सिस्टम चल रहा है। दूसरी की लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम लोग जी, ये हम लोग कौन है? कि हम लोग जब तक हैं तब तक यहाँ बीजेपी कामयाब नहीं होगी। तो वो हम लोग में क्या नीतीश कुमार को भी शामिल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो शामिल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बीजेपी जो अब बिहार की रणनीति बना रही है उसमें बहुत स्पष्ट है, और डीबी लाइव पे हमने कई दिन तक इस पे चर्चा की है, बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी नीतीश कुमार इस बीच जरा रोकना चाहूंगा आपको। एक बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर आप समझ लीजिए, जिस बारे में बात हो रही थी, और वो उसी दिशा में जा रहा है मणिपुर। इस बारे में भी काफी चर्चा हुई। प्रशांत जी, इसी बात को जरा, इसको मणिपुर पे चर्चा जरूरी है। मणिपुर, ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। आखिर 2 साल से 21 महीने से मणिपुर में आप कर क्या रहे थे? 2 समाज को आपने बांट दिया, मणिपुर को बांट दिया। नागालैंड के जो ग्रेटर नागालैंड की जो बात, जो मांग उठती है, उस मांग को भी हवा दे दी आपने। उसके बाद यानी 3 पार्ट में मणिपुर को आप बंटते हुए या बांट चुके। उसके बाद आज राष्ट्रपति शासन लगा के क्या करना चाहते हैं? 6 महीने बाद चुनाव करवाएंगे या 6 साल बाद चुनाव करवाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे ये है कि वहां की जनता क्या करेगी, जो 2 भाग में बटी हुई है, मैतेई अलग, कुकी अलग। प्रशांत जी, बहुत एक ही बात कहूंगा, बाकी हमारे बाकी मित्र करेंगे। मणिपुर पे 7 तारीख को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेस एडवाइजर नियुक्त किया व्हाइट हाउस में, जो कि ईसाई पादरी हैं। मणिपुर में ईसाइयों के ऊपर हमले हुए, चर्चेस जलाए गए वहां पे। कुकी मुख्य तौर पे ईसाई हैं,
अब अमेरिका जाने से पहले उनका इस्तीफा लिया गया। बड़ी कोशिश हुई, अखबारों में भी खबरें आई, मीडिया में चला कि वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, वहां कोई मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है। और अब जबकि अगले कुछ घंटों में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होनी है, उस मुलाकात के पहले राष्ट्रपति शासन हो गया। ये बिल्कुल तय था। और फिर मैं कह रहा हूं आपसे राजीव जी कि अभी तक मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं। अमेरिका से आने के बाद काफी संभावना है कि वो मणिपुर जाए भी। जी राजीव जी, अमेरिका से आने के बाद मणिपुर जाएंगे नरेंद्र मोदी, इसकी संभावना है, लेकिन अभी तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर का मां बोलने में बहुत परेशानी होती रही। हरिद्वार गए तो इधर कुंभ गए और दूसरे राज्यों में गए, हर जगह गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर के लोगों को ही नहीं बल्कि इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ कितनी ज़रूरत है आपकी। उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के लोग प्रायोरिटी में आपको रखते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझो, हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल की, लेकिन उससे पहले मणिपुर की बात। और अभी दिल्ली के चुनाव के बाद से मणिपुर फिर से सुर्खियों में रहा है, और सियासी तौर पर सुर्खियों में, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री अब कह लें एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर आज देखिए 9 तारीख को इस्तीफा देते हैं, आज 13 तारीख है। 4 दिन में वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, चौथे दिन राष्ट्रपति शासन अब राष्ट्रपति के हवाले। लेकिन राज्यपाल वहां हैं अजय भल्ला, उनके हवाले मणिपुर। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहां से क्या मणिपुर की तस्वीर बदलते हुए हम देखेंगे? क्या इस देश की तस्वीर और खासकर आदिवासियों और उन जनजातियों की तस्वीर जिनकी दुहाई देते रहते हैं नरेंद्र मोदी, और खासकर इसलिए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भी उसी समुदाय से आती हैं वो ओडिशा की, लेकिन समुदाय आदिवासी समुदाय से आती हैं, इसलिए महिला हैं। लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, उसकी चर्चा जब भी कीजिएगा तो मणिपुर की वो तस्वीर सामने आ जाती है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना क्या वाजिब है या वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्मित करना वो उचित है? देखिए राजीव जी, ये जो आज कदम उठाया नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये तो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कहा जाता है कि कभी कोई इस्तीफा नहीं होता। मुझे लगता है कि ये शायद पहले मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के जिनका रिजाइन हुआ है। और रिजाइन उन्होंने किन परिस्थितियों में दिया है, किस लिए दिया है, ये भी सबको पता है। मोदी जी को फेस सेविंग करनी है, मोदी जी को ट्रंप के सामने अपना मुखड़ा दिखाना है, बाकी अडानी साहब को बचाना है, ये सबको मालूम है। भले ही देश के नौजवानों के पैरों में बेड़ियां हो, हाथों में हथकड़ियां हो, उनकी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी को मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो 2 साल में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम एक बार तो वहां गए होते, और जो हिंसा वहां पे हो रही थी, अविश्वास जो वहां पे था, उसको बहाल करने की उन्होंने कोशिश की होती। ये निपट ट्रंप के सामने अपनी छवि को दुरुस्त करने की कोशिश है। इसके अलावा मणिपुर के लोगों की न तो चिंता है और न ही देश के लोगों की चिंता है। देश के लोगों की अगर चिंता होती तो कल की जो खबर थी कि पाकिस्तान से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अडानी साहब को वो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई, तो कोई चिंता नहीं है मोदी जी को। रही बात कि जो इस समय स्थितियां हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे काम करेंगे, विपक्ष का क्या होगा, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में 80% लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। वो इस सत्ता से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की और बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से चुनाव के मैदान में जाने की, गठबंधन करने की, उसकी ज्यादा जरूरत है। वो जो परिस्थितियां हैं, अब जो परिवर्तन आ रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, आप देखें राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते रहे हैं, वो जब बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की,
और संगठन में उनकी भूमिका को भी बढ़ाने की लगातार अब कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि 2025 में वो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी कि सिर्फ अब राहुल गांधी का एजेंडा वो नहीं होगा कि हम सत्ता में आने के बाद क्या करें, बल्कि उसके पहले पार्टी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन वो करते हुए जो बात कह रहे हैं वो संगठन में भी दिखाई पड़ेगा। तीसरा, जो पखपोड़ का मुद्दा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से अपनी बात रखी है आज, ये गौरतलब है कि जिस उम्र में 83 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बहुत मजबूती के साथ समूचे विपक्ष के पक्ष को रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को बेपर्दा कर रहे हैं, उससे ये देश कम से कम परिचित हो रहा है और ये देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करके संसाधनों पर कब्जा करने को, कब्जा कराने अपने मित्रों को कि जो राजनीति चल रही है वो राजनीति कितनी भयावह है। आपने जिक्र किया प्रशांत जी ने कि साहब दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बन रहा है, 150 करोड़ की लागत से बना जी, 12 मंजिल की इमारत है और ये वो इमारत है। तीन इमारतें, इमारत नहीं, इमारतें हैं। 300 कमरे हैं, 300 कमरे हैं। नाम और प्रेरणा, करुणा और कुछ ऐसे ही नाम है, साधना। लेकिन ये साधना, प्रेरणा, करुणा, साधना उस नाम है। संगठन की प्रेरणा और ये सब जो भी है उस संगठन की ये इमारतें हैं जिसका आज तक पंजीकरण नहीं। इतना पैसा कहां से आया, कहां से चंदा जुटाया गया, किसने दिया, इस पर कुछ नहीं होगा। कोई ईडी वीडी नहीं आएगी। मोहन भागवत के यहां कोई ईडी जाएगी छापा मारने के लिए क्या? ये नहीं होगा। देश के लोगों में जो सीधे तौर पर आंखों में जो धूल झोंकने की कोशिश हो रही है वो भी लोग देख रहे हैं और अब तो खुलकर के जो चीजें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती थी, उनकी देशभक्ति कल दिख गई कि असल में भक्ति किसके लिए है, अडानी साहब के लिए। और दूसरा, उनके जो बच्चे होंगे नागरिकता ले रहे होंगे, विदेश की पढ़ाई विदेशों में कर रहे होंगे और यहां धकेला जा रहा है वो अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड में, ताकि वो पढ़ लिख नहीं सके। और ये सीधा हमला उन बहुजनों पर है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर है, जो आजादी के बाद और संवैधानिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए जिनकी अपनी तरक्की हो रही थी, जिनके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों में जा रहे थे, जिनका जीवन गरिमापूर्ण बन रहा था, अब उनको फिर से गुलामी की तरफ धकेलने की जो साजिश रची जा रही है और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं कि जहां से पूरे देश पर नजर रहेगी कि देश मनुस्मृति के विधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी कल आपने एक जजमेंट देखा छत्तीसगढ़ की रायपुर अदालत का, वो जजमेंट बताने में भी शर्म आती है कि क्या बोल रहा है वो हाई कोर्ट का जज। अब हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं। मुझे नहीं लगता है कि अब इस देश में ऐसे जजेस की माननीय न्यायमूर्ति उनको कहा जाए जिनके भीतर एक मानवीय संवेदना भी नहीं, स्त्रियों के प्रति जिनके मन में कोई संवेदना नहीं है, उनको अब माननीय न्यायमूर्ति कहने की कोई जरूरत बची नहीं है इस देश में। इन हालातों को इस देश के लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उनका जो भटकाव है कि जिस तरीके से चुनाव मैनेज हो रहे हैं, धन बल वो बाहुबल के बलबूते, और संगठन में जो कमियां रह जा रही हैं उनको दुरुस्त करने की जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि 2025 जो आरएसएस का मंसूबा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसी साल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ताबूत, उनके विचारधारा की ताबूत में आखिरी कील राहुल गांधी ठोकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पूरे तरीके से चाक चौबंद कांग्रेस को बना रहे हैं, वैचारिक स्तर पर भी और सांगठनिक स्तर पर भी। तो ये सीधे तौर पर मुकाबला अब बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व बनाम इस देश के सामाजिक न्याय, अंबेडकरवाद और संविधानवाद के
और नेहरू के अपने सपनों को लेकर के हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई आप सड़कों पर देखेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वो जो हिंदुत्ववादी हैं उनको उनकी जगह पहुंचाया जाएगा और मनुस्मृति को जो लागू करने की जो पूरे सपने हैं, जो मंसूबे हैं, उनको खत्म किया जाएगा। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ आरएसएस की बिल्डिंग से लेकर इधर बखबिल तक और उधर मणिपुर में आप समझ लीजिए सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में लग गया है राष्ट्रपति शासन। ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीरेन सिंह ने सीएम पद से कुछ दिनों पहले ही दिया था इस्तीफा और 9 तारीख को इस्तीफा दिया था। उसके बाद अब राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा था, उनके प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। हालांकि ये प्रस्ताव राज्यपाल की तरफ से आया होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एन बीरेन सिंह काफ़ी नज़दीकी बताए जाते हैं सत्ता पक्ष के, खासकर नरेंद्र मोदी के, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से इस राज्य को चलाया नहीं जा सकता था? चुनी हुई सरकार, और ये सरकार क्या आगे यहाँ की जनता के बीच जो खाई बढ़ गई है, जो मतभेद का एक लंबा चौड़ा इस बीच कहें तो दोनों के कुकी और मैतेई के बीच में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस स्थिति को, उस दूरियों को दूर नहीं कर सकते? बहुत कुछ है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। मणिपुर की चिंता सबको होनी चाहिए क्योंकि ये पूर्वोत्तर का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश और उस प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ के लोगों के बीच भेदभाव करके, बांट के लोगों को। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। एक तरफ संसद में, दूसरी तरफ संसद के बाहर भी बहुत कुछ, राष्ट्रपति जी भी अब मुहर लगा चुकी हैं मणिपुर पे, क्या कहेंगे? राजीव जी, अब ये मणिपुर में जो हुआ है, ये एक तरह से कहा जाए कि इसके अलावा सरकार के पास अब कोई चारा बचा नहीं था। और अगर ये राष्ट्रपति शासन लगाना ही था तो अमित शाह 2 साल तक ये क्यों कहते रहे कि जहां मुख्यमंत्री है वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाए। अमित शाह का यही तर्क होता था, जब भी सवाल पूछा जाता था कि राष्ट्रपति शासन आप क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो बताते थे कि वहां मुख्यमंत्री है और सरकार वहां काम कर रही है तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाए। तो आखिर अब जब राष्ट्रपति शासन लगाया है तो अमित शाह को ये बताना चाहिए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि एन बीरेन सिंह नाकारा थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि मणिपुर की सरकार नाकारा थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि 2 साल तक वहां जो खूरेजी होती रही उसके पीछे वहां की राज्य सरकार थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो जो कारण है वो कम से कम कारण बताए जाने चाहिए कि आखिर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में क्यों लगाया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को दूसरा मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा था? एन बीरेन सिंह ही अकेले उसके पास ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री बन सके? तो ये सारे सवाल राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े होते हो या भारतीय जनता पार्टी खुद अपने में घिरी हुई नजर आती है। दूसरा, जिस तरीके से जेपीसी को लेकर राजीव जी संसद में हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से फायर अंदाज में कहा कि इस फर्जी रिपोर्ट को ये सदन नहीं मानता, यही शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तेमाल किए, इस फर्जी रिपोर्ट को सदन नहीं मानता। और जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं, जबकि ये जो नई गाइडलाइन जारी की थी ओम बिरला साहब ने, तो उसमें ये साफ था कि ये असंसदीय शब्द माना जाएगा झूठ का इस्तेमाल करना। तो ये खुद संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, उन्होंने सदन में इसका शब्द का इस्तेमाल किया और उस पर नसीर हुसैन जो कांग्रेस के कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य, उन्होंने बहुत सख्त आपत्ति जताई। राजीव जी, देखिए, हम लोगों ने पहले भी आपको याद होगा कि इसी न्यूज पॉइंट में मैंने ये कहा था जब ये आया था वक्फ बिल, कि वक्फ बिल जो है ये सिर्फ मुसलमानों की जमीनें कब्जा करने का मामला नहीं है, इसके जरिए रास्ता खोला जा रहा है कि किस तरीके से मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जाए और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को दे दिया जाए। जिस तरीके से राजीव जी 5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं और उन सरकारी स्कूलों की जमीनें अधिकांश जो है वो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाओं को दी जा रही, तो एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ये, और मंदिरों और चर्च और मस्जिदों इन तक की जमीनों पर कब्जा करके आरएसएस और प्रधानमंत्री के मित्रों को ये जमीनों पर कब्जा कराए जाने का एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वक्फ के जरिए रास्ता खोला जा रहा है कि देखिए, फिर कहा जाएगा कि हमने वक्फ के भी किया और हम तो सब सबका साथ सबका विकास वाले, तो हमने वक्फ का किया तो मंदिरों की भी जमीनें कब्जा की जा रही है। और आज राजीव जी यही बात संजय सिंह ने भी कही है, नासिर हुसैन जो है उन्होंने भी ये बात कही
कि ये सिर्फ वक्फ का मसला नहीं है, इसके जरिए ये आगे मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं। और राजीव जी, जिस तरीके से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह को खोला गया, उसका भंडार जो है वो सब दिखाया गया, आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए किस तरीके से ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और इस पर काम चल रहा है। तो ये सिर्फ जो है इसके जरिए पहले सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाएगा और उसके बाद धीरे से मंदिरों पे कब्जा करने की तैयारियां की जाएंगी। ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है और मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से अंजाम दे रही है। बिल्कुल, मोदी सरकार की बात हम कर रहे हैं, बात हम वक्फ बिल की कर रहे हैं जो राज्यसभा में पेश हुआ है, लेकिन इसमें जो आपत्तियां जताई गई थी विपक्ष की तरफ से, उन आपत्तियों को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने, सत्ता पक्ष ने ऐसा क्यों किया? जेपीसी के अध्यक्ष ने ऐसा क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है। और लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल उन पर भी है जो मणिपुर को अभी तक 21 महीनों से जिस हालत में मणिपुर था, उस हाल में मणिपुर को छोड़ा गया और फाइनली गंगा में डुबकी लगाने के बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद एक सिफारिश हुई कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और आज इसकी घोषणा हो गई है। इसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे। जरा आना चाहता हूं फिर से शकील जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप मणिपुर के घटनाक्रम को? नरेंद्र मोदी वहां अमेरिका में हैं, अभी से थोड़ी देर बाद रात के 2:30 बजे, जब यहाँ रात का 2:30 बजेगा, तब वहाँ पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, बात होगी। लेकिन क्या उसमें मणिपुर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं आ सकता था, इसलिए ऐसा सब कुछ किया गया है? देखिए, मुद्दे तो वहां पे कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर का मुद्दा बहुत जबरदस्त रूप से छाया रहा है। यूरोपियन यूनियन की संसद ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। कई देशों के जो राजदूत हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। भारत के विदेश मंत्रालय को ये कहना पड़ा था कि हमारा आंतरिक मामला है, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। बावजूद इसके कई देशों के दूतावासों ने कहा कि हम मणिपुर का दौरा करना चाहते हैं और अनौपचारिक रूप से वो लोग वहां गए भी, उन्होंने सारा का सारा देखा भी। देखिए, हुआ क्या है कि मणिपुर में जो मणिपुर का एक मैसेज है खाली, वो ये है कि वहां पे मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो गई। एक सीमावर्ती राज्य में जिसके लिए केंद्र सरकार को 2 साल पहले ही कोशिश करना चाहिए थी, स्थिति संभालना चाहिए थी, उसने करने की कोशिश नहीं की। पूरी तरह ढील डाल दी गई। वहां पे 2 समुदायों को बुरी तरह लड़ने दिया गया, हिंसा होती रही वहां पे, और आज ये स्थिति आ गई कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। संवैधानिक रूप से एक ही रास्ता बचता था उसके पास, वो था राष्ट्रपति शासन लगाने का। वो उन्होंने वहां लगा दिया है, मगर उससे क्या स्थिति सुधरेगी? बहुत मुश्किल है। अप्रत्यक्ष रूप से वहां करीब करीब राष्ट्रपति शासन ही था। भारी संख्या में वहां सुरक्षा बल तैनात थे, मगर बावजूद उसके 21 महीने हुए हैं, 2 साल होने वाले हैं। कितने लोग वहां मरे हैं? सरकारी आंकड़े ही 300 से ज्यादा बता रहे हैं, और बाकी जो लापता लोग हैं उनकी संख्या 1000 से ऊपर है। घायलों की संख्या हजारों में है। विस्थापित अभी भी जो विस्थापित शिविरों में रह रहे हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं। आपको याद होगा कि हालत ये थी वहां पे कि जो मोर्चरी होती है वहां शवों के ढेर लगे थे, लोग शव लेने, उनकी पहचान करने के लिए नहीं आ पा रहे थे। देश में इतनी बुरी स्थिति कभी किसी राज्य में, और खासतौर से सीमावर्ती राज्य में, कभी नहीं हुई है। केंद्र सरकार जो है सीमावर्ती राज्यों को इसीलिए ज्यादा अनुदान देती है। वहां पे जी, सीमावर्ती राज्यों को संभालने में हमेशा केंद्र सरकार की प्राथमिकता होती है कि सीमावर्ती राज्य का मतलब होता है कि वहां पे कोई भी होने का मतलब पड़ोसी देश उसका फायदा उठा सकता है, और उठा रहा है। चीन पूरा फायदा उठा रहा है वहां पे। लेकिन मोदी सरकार कभी इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी उसने, और आज स्थिति यह हो गई है कि अब स्थिति जिसे कहते हैं कि पूरी तरह हाथ से बाहर हो गई है। तो मणिपुर एक बहुत गंभीर सवाल है। वहां पे निश्चित ही रूप से सवाल उठ सकता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सवाल यह है कि सवाल उठने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई भी सवाल उठा सकते हैं, आप क्या सवाल उठाएंगे? क्या आप वहां माय डियर फ्रेंड से कहेंगे कि माय डियर फ्रेंड, ये हथकड़ी बेड़ी जरा ज्यादा हो गई? क्या ये कह पाएंगे? और
जो नेक्स्ट खेप आने वाली है उसमें ये ना हो। अगर हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाएगा तो अमेरिका ही नहीं लगाएगा। हथकड़ी बेड़ी लगाई थी तो अमेरिका नहीं लगाई थी। आपकी भूमिका क्या है? हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार आप कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में ये तो कभी नहीं हुआ था। ये तो हमने कल बताया, परसों बताया था शायद आपको, कि जो हमारे विदेश सेवा के सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जो जिनकी उम्रें 80 से पार हो चुकी हैं, रिटायर लोग हैं, उन्होंने कहा कि जितना हमने देखा है अपने पूरे करियर में और जितना पढ़ा है, विदेश सेवा के लोग सारा पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, वो सारा पढ़ते रहते हैं, आज भी पढ़ते रहते हैं, लिखते थे, तो हमने न कभी देखा न सुना कि किसी भारतीय को इस तरह से हथकड़ी बेड़ी डालकर विदेश से डिपोर्ट किया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। और जैसा कि उस दिन हमने बताया था आपको कि संसदीय समिति की बैठक में वहां बताया, उसमें मनीष तिवारी ने ही बताया, उसमें संजय सिंह ने ही बताया, उसमें पप्पू यादव ने ही बताया, कई सांसदों ने बताया कि 7,25,000 इंडियंस को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी पहचान की गई है। और अमेरिका ने कहा है कि मैं 7,25,000 भारतीयों को वापस पहुंचाऊंगा। तो मोदी जी को इस पे बात करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे ये हमारे लिए मुद्दा नहीं हो सकता। ट्रंप तो आज कुछ भी कह सकते हैं, वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सवाल हमारा है कि हम कितनी हिम्मत के साथ, उस हिम्मत के साथ जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री खड़े रहे। आप नेहरू नेहरू करते रहते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ चाहे जो बोलते रहते हैं। अरे नेहरू और इंदिरा किस ताकत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते थे। नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था, गुट निरपेक्ष। दुनिया के सबसे ज्यादा देश उसके साथ थे, न रूस के साथ थे न अमेरिका के साथ थे। इंदिरा गांधी वो तो अमेरिका को आंखें दिखाती थी। निक्सन जब तक रहे, निक्सन रोते रहे इस बात को लेके कि इंदिरा गांधी ने मुझसे ये कह दिया, इंदिरा गांधी ने मुझसे ये कह दिया। इंदिरा गांधी ने कभी परवाह नहीं करी। उन्होंने परवाह की अपने राष्ट्रीय हितों की हमेशा। बांग्लादेश बना तो इसलिए बना कि वहां से बड़ी संख्या में जो है शरणार्थी यहां आ गए थे, भारत की व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। उसी तरह 7,25,000 लोग यहां आ जाएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारतीय व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नौकरियों का क्या होगा? नौकरियां तो वैसे ही नहीं है। बिल्कुल, इन सब की चिंता मोदी जी को करना है और ये सब हम उम्मीद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री है वो, कि वो जो है पूरी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है, उस ताकत को लेके वहां गए हैं। 1 अरब 40 करोड़ लोगों की उस ताकत के साथ डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे कि ये भारतीयों की इच्छा है, ये भारतीयों की मांग है और आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। आज अभी आप संसद का जिक्र कर रहे थे, लास्ट बात थी, बजट पे चर्चा हो रही थी, बीजेपी के लोग बोल रहे थे बस एक ही बात, हम विश्वगुरु बनने वाले। अरे विश्वगुरु कौन बना रहा है आपको? अपने आप तो स्वघोषित तो आप चाहे जब कर सकते हो। कौन पूछ रहा है किसे जरूरत है और विश्व को जरूरत है? आप इस तरह पूरा मामला पेश कर रहे हैं कि विश्व, एक पूरी दुनिया जो है एक विश्व गुरु की खोज में निकली हुई है और वो भारत में उसको उसकी उम्मीदें दिख रही है और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अरे विश्व गुरु तो नेहरू बन चुके थे भाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए वो विश्व गुरु ही थे नेहरू, जिसके बारे में आप बोलते रहते हो। लेकिन जब फ्रांस में आप जानते हो तो वहां नेहरू का ही जिक्र होता है। वहां पे पूरी दुनिया में गांधी, नेहरू, संविधान, इन्हीं का जिक्र होता है हर जगह। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे नेहरू के खिलाफ बोलते रहते हो। अरे नेहरू विश्वगुरु बन चुके थे। इंदिरा गांधी विश्व में एक बड़ी शक्ति बन चुकी थी। परमाणु परीक्षण पहला किसने किया था? अमेरिका रोता रह गया था ना, चिल्लाता रह गया था। इंदिरा गांधी ने ही किया था ना पोखरण में। किसने किया था? ये सब आप इतिहास से मिटा दोगे। इतिहास से मिटाना इतना आसान नहीं होता है। तो देखते हैं अमेरिका में मोदी जी क्या बात करते हैं और भारत के लिए वहां से क्या लाते हैं। ये नहीं कि वहां पे हक करना और गले मिलना और माय डियर फ्रेंड कहना, इन सबका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई महत्व नहीं होता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत जी, अमेरिका की ये यात्रा नरेंद्र मोदी और इस देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जहां तक अभी तक जो ट्रंप का दूसरा टर्म है और ट्रंप के दूसरे टर्म के आप कुछ फैसलों को देखें, आप उनके गतिविधियों को देखें, उनके काम करने के तौर तरीकों को देखें, जिस एजेंडा पे वो हैं
अब ट्रम्प पहले ट्रम्प वाले ट्रम्प नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये पर्सनल केमिस्ट्री, दोस्ती, इसको ट्रम्प जो है कितना मानते हैं देखा जाएगा, लेकिन वो ट्रम्प इसको मानने वाले नहीं। वो बिजनेसमैन है, उनको अपना स्लोगन है, उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में ही लगे हुए हैं। उनके एजेंडा दूसरे हैं और वो 25% तो टैरिफ लगा रहे हैं। मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये 25% टैरिफ जिस दिन लगेगा उस दिन भारत की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा और भारत के एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये डॉलर के खिलाफ रुपया और कमज़ोर होगा। मोदी जी वहाँ पे क्या कर पाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जो भारतीयों को भेजने की बात है, जिस तरीके से वो लेकर आए, क्या ट्रम्प के सामने पहली बात कि वो इंश्योर करें कि आगे से भारतीय सैनिक जहाज में नहीं आएंगे, कमर्शियल जहाज में आएंगे, ज़रूरत हो तो अपने जहाज की पेशकश करें वहाँ पे। भारत के पास अभी इतनी बुरी हालत नहीं है कि वो अपने नागरिकों को अपने जहाज भेज के ना बुला सके। हमने 1,70,000 लोगों को कुवैत से निकाला है एयर इंडिया के जहाज़ों से। समय समय पर ये काम हम करते रहते हैं। तो दूसरी बात कि जो हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारतीयों को भेजा गया, उसका प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। अमेरिका में, अमेरिकन मीडिया के सामने। मोदी जी बोलते नहीं मीडिया से, अमेरिकन मीडिया के सामने ये कहना ज़रूरी है। कोलंबिया ने किया कि नहीं प्रोटेस्ट, मैक्सिको ने प्रोटेस्ट किया, छोटे छोटे देश हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो 140 करोड़ का नेता ट्रम्प के सामने क्या ये कह पाएगा कि आपने हथकड़ी बेड़ी लगा के हमारे नागरिकों को भेजा, वो ठीक नहीं था, वो उचित नहीं था? इतना ही तो कहना है। 15 तारीख को दूसरा सेकंड लॉट आ रहा है, इसी 15 फरवरी को। वो भी इंश्योर करना है कि 15 तारीख को सेकंड लॉट आ रहा है, वो हथकड़ी बेड़ी में ना आए, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ना आए, उनको अच्छी सुख सुविधाएं खाने पीने के इंतज़ाम के साथ हो। ये ना हो कि 40 घंटे की यात्रा करें और उनको टॉयलेट तक जाने की पाबंदी हो। ये सब चीज़ें मोदी जी को इंश्योर करनी पड़ेंगी, तब तो माने कि भाई हाँ, आप बड़े ताकतवर नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत की एक बड़ी ताकत है, भारत एक बड़ा बाजार है। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता भारत को नाराज करना। लेकिन क्या मोदी जी ये कह पाएंगे? सवाल ये उठता है कि इतना आत्मबल क्या उनके अंदर है कि ट्रम्प से कह पाए कि ये आपने गलत किया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज तक अमेरिका से बाइडेन के समय भी लगभग 1,000 लोग लाए गए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में नहीं आए। हथकड़ी बेड़ियों के साथ पहली बार भारतीयों को भेजा गया जी। हमारे यहाँ कोई अपराधी भी अगर आता है संधि के अंतर्गत, याद होगा कि अबू सलेम आया था पुर्तगाल से जी, 300 टी-शर्ट पहन कर आया था वो। तो अपराधी भी हथकड़ी बेड़ी में नहीं आता है। जो प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत आप लाते हैं अपराधी को, वो भी कमर्शियल जहाज से आता है, हथकड़ी बेड़ी में नहीं आता है। पुलिस के घेरे में होता है, सुरक्षा बलों घेरे में होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के हनन का मामला है। आप देखिए कि जो जेनेवा कन्वेंशन है वो तो युद्धबंदी को भी ऐसी यातना वाली तरीके से रिलीज करने को नहीं कहता है। आपने निर्दोष नागरिकों को भेज दिया और भारत सरकार खामोश बैठी हुई है। ये बड़ी शर्म की बात थी। अब देखना यह है कि कल आज से कुछ घंटे बाद मोदी जी क्या टैरिफ के मामले पर कुछ नेगोशिएट कर पाते हैं, क्या भारतीयों का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है, क्या उसमें अपनी नाराजगी, अपना विरोध दर्ज करा पाते हैं।
जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात आप कह रहे हैं कि अपना विरोध, अपनी नाराजगी क्या दर्ज करा पाएंगे नरेंद्र मोदी वहां पर? भारत सरकार क्या ऐसा कुछ करेगी? नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अमेरिका और आज रात 2:30 बजे उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन उससे पहले खबर यह भी आ रही है कि 15 तारीख को भारतीयों का दूसरा लॉट जो है वो आएगा हिंदुस्तान। वो भारतीय जिनको वहां अवैध रूप से घोषित कर दिया गया है कि वो अवैध रूप से वहां गए हैं, इसलिए वो वहां से हटाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान भेजा जा रहा है, दूसरे देशों के नागरिकों को उनके देश में भेजा जा रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ वो तस्वीर आई है सामने जिसमें हिंदुस्तानियों को हाथ में हथकड़ी और जंजीरें लगाकर उनको भेजा गया। क्या ऐसा करना उचित था? भारत सरकार का कहना था कि अमेरिका का जो रूल है उस हिसाब से अमेरिका ने जो किया वो ठीक किया। अगर भारत इस बात को का प्रोटेस्ट करता तो कुछ और बात होती, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर, वो संसद के अंदर आकर ये बयान दिए और ये बहुत ही दुखदाई बयान था। ये अच्छा बयान नहीं माना जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, विरोध जताया, क्या किया भारत सरकार ने, ये भी पूछना चाहिए। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और उनकी मुलाकात होने वाली है, तो भारतीयों के लिए, वहाँ जो रह रहे हैं इंडियंस, उनके लिए कम से कम कुछ तो अच्छा करके आएँ, ये उम्मीद रहेगी। वरना मोदी के सिर्फ नारे लगवाकर अगर आप चाहते हैं कि देश की उन्नति और तरक्की या विकास की बात करें और विश्व गुरु बनने का ख्वाब आप देखें, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें ये सारे हर्डल्स ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मोटी दीवार है आपके सामने खड़ी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। जबकि बहुत कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग ढंग से, मणिपुर की बात भी कर रहे हैं हम, बात अमेरिका की भी कर रहे हैं, बात हम संसद की भी कर रहे हैं, जिस संसद में अभी एक छोटा सा ब्रेक लगा है संसद सत्र में, जो अब 10 तारीख को 11 बजे दिन तक के लिए, सुबह तक के लिए स्थगित है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि यहां अलग अलग मसलों पे चर्चा के बाद भी जब इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, जिसके लिए यहां आज शुरुआत में हमने आदित्य ठाकरे की बात भी रखी थी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। नाना पटोले थे कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र में, जिनको अब हटाकर हर्षवर्धन सपकाल को बनाया गया है वहां का अध्यक्ष महाराष्ट्र का। ऐसे ही भक्त चरण दास को अध्यक्ष बना दिया गया ओडिशा का। और अब कई सारे ऐसी तस्वीरें आएंगी कि कौन कहां का अध्यक्ष होगा। लेकिन जो राहुल गांधी का नारा है सामाजिक न्याय का, वो भी यहां देखना होगा कि सामाजिक न्याय के पहलू को वो कहां तक फिट बैठाते हैं अपने संगठन में। इस पर भी उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सामाजिक न्याय के पहलू को भी यहां अगर सामने रखते हुए राहुल गांधी ये सब करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, और इंडिया गठबंधन इसमें कितना साथ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम यहां बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। क्या अंदर खाने को तैयारी चलते हुए देखते हैं आप? क्या तो अभी सक्रिय हैं, शारीरिक रूप से भले ही उतना ना हो, लेकिन वो मानसिक रूप से अभी भी उतने ही मजबूत हैं। और उन्होंने जिस तरह से आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था और उसके बाद से लेकर अब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है, उसकी सबसे बड़ी हसरत। और वहां के भाजपा के नेताओं ने कहा भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो सामाजिक न्याय की राजनीति है और उसमें जितनी भूमिका लालू प्रसाद यादव की है, उसमें थोड़ी भूमिका नीतीश कुमार की भी है। लगातार बीजेपी को रोके रखा गया है। नीतीश कुमार जरूर अपने साथ में बीजेपी को रखते हैं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री उन्होंने बीजेपी का नहीं बनने दिया, वो खुद उनके हिस्से में आया। अब इस बार नीतीश कुमार को पूरे तरीके से खत्म करने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी। वैसे ही उनकी जड़ों को काट दिया है और नीतीश कुमार ने पूरे तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। ये देखा, इस देश ने देखा कि एक बार नहीं, दो, तीन बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने झुकने की कोशिश की, एक बार पैर पकड़ने की कोशिश की। तो वो जो समर्पण है वो बताता है कि अब नीतीश कुमार के वश में नहीं है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव और अपनी सक्रियता को दर्ज कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से उनकी बड़ी उम्मीदें। राहुल गांधी अब जिस रास्ते पर निकल चुके हैं, मुझे लगता है कि वो
उस पर न तो वो लौट करके आएंगे और ना ही वो लौटना चाहेंगे। अभी बिहार में अली अनवर ने ज्वाइन किया, पसमानदा मूवमेंट के सबसे बड़े नेता के तौर पर यह देश उनको जानता है। अगर अली अनवर के काम को और उनके प्रभाव को इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने कायदे से किया तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो मेरी समझ है व्यक्तिगत, हो सकता है कि बहुत सारे लोग असहमत भी हों, मैं मानता हूं कि इस समय डेमोक्रेसी और जो चुनावी राजनीति है भारत की, वो 3 समुदायों की तरफ जा रही है बहुत तेजी से। उसमें एक अति पिछड़ा समाज है जिसकी राजनीति बिहार में लंबे समय से हो रही है। कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और नीतीश कुमार ने भी उस राजनीति को आगे किया और जाति जनगणना हुई है बिहार में। ओबीसी में सबसे बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा समाज का, तो अति पिछड़ा समाज की तरफ जा रही है। जो मुस्लिम माइनॉरिटी का मामला है उसमें पसमानदा की तरफ, वो पसमानदा इस समय सबसे ज्यादा एसर्ट कर रहा है अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। और दूसरा जो दलित है, और दलितों में भी खास करके वो जातियां जो सत्ता में सीधे तौर पर नहीं पहुंची, मसलन उत्तर प्रदेश में नॉन जाटो दलित जातियों की मैं बात कर रहा हूं, और बिहार में आप कहें तो नॉन पासवान दलित जातियां, इन 3 समुदायों की तरफ इस देश का लोकतंत्र जा रहा है। सामाजिक न्याय का एक एजेंडा अलग है और चुनावी राजनीति थोड़ा सा फर्क है। राहुल गांधी ने अगर इस बात को समझा, अभी क्या हो रहा है मैं उस बात को भी आपके सामने रख दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस तरफ लौट रहे हैं वो दरअसल ओबीसी समाज की उन जातियों की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं जो पहले से मजबूत है, जो 90 के दशक में मजबूत हुए। वो अपने जो जिन्होंने सत्ता भी हासिल की, जरूरत इस बात की है कि अति पिछड़ा समाज की तरफ बढ़ा जाए कांग्रेस के जरिए, उनको रिप्रेजेंटेशन और उनको भागीदारी मिले संगठन में भी, और आगे उनको ये लगे कि हाँ हमको सरकार बनेगी तो उसमें भी हमको भागीदारी मिलेगी। उसी तरह से पसमानदा का जो सवाल है, बीजेपी लगातार माइनॉरिटी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पसमानदाओं के आइडेंटिटी को आगे ला करके, और उसमें जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक मंत्री बनाया, वैसे ही बिहार में वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समाज को भी आगे लाना चाहिए संगठन के स्तर से लेकर के, और आगे अगर सरकार आती है तो उसमें भी। उसी तरह से दलितों में भी जो कमजोर जातियां हैं, जो हाशिए पर हैं, जिन्हें सत्ता में जाने का वो अवसर नहीं मिला, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया, आप ऐसी 50 जातियों के नाम ले सकते हैं नरेंद्र मोदी ने जिनको इस्तेमाल किया। और वो सारी जातियां इस बात को जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल उनका इस्तेमाल किया है, उनके एजेंडे को खत्म किया है, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, क्योंकि ये जो जातियां हैं वो एक तो भूमिहीन भी हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। इस एजेंडे में निजी क्षेत्रों में आरक्षण को भी लेना होगा, जो राहुल गांधी कह चुके हैं, शायद वो रायपुर अधिवेशन में इसकी बात हो चुकी है, जुडिशरी में आरक्षण की बात। इन मुद्दों को और ज्यादा मुझे लगता है कि एक्टिव करना होगा, और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित करना होगा, और जिन समाजों की तरफ राजनीति जा रही है उन समाजों को पूरी तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि जिनके साथ वो हैं, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, तो यादव कम्युनिटी तो उनके साथ है ही। अब इसके अलावा अति पिछड़ा और जो दलित है उसकी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऑब्वियस है कि वो अखिलेश यादव के साथ होंगे। अगर अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया तो उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि दलित हो, माइनॉरिटी हो और अति पिछड़ा, ये 3 समाज ऐसे हैं जो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और जो अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को उन्हें साथ लाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जरूरत है कांग्रेस की कि वो इन समाजों को भागीदारी सुनिश्चित करे, इन समाजों को प्रतिनिधित्व दे। इसका निश्चित रूप से, और चूंकि मैं जमीन पर जाकर के इन चीजों को महसूस कर रहा हूं, इसलिए बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ने इन 3 समाजों को तवज्जो दी संगठन में, और उनको भरोसा दिया कि वो सत्ता में आने के बाद भी इनको भागीदारी देंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनकी राजनीति आप कहिए कि 70 और 80 के दशक में पहुंच सकती है। एक बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका और बड़ी महत्वपूर्ण सफलता उनके हिस्से में आ सकती है। राहुल गांधी जननायक के तौर पर तो उभर ही चुके हैं, इसमें कोई तो रह नहीं। अब एजेंडे के रूप में तो राहुल गांधी पर कोई सवाल है ही नहीं। अब केवल जरूरत भागीदारी की रह गई है, उस पर भी उन्हें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल भागीदारी की बात है और उस पर भी एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उस काम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी क्या ये सब कुछ करेगी? और सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव किस ढंग से करती है, सामाजिक न्याय का यहाँ जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी यहाँ कांग्रेस पार्टी अपनाती है, ये सब कुछ देखना होगा। आने वाला वक्त बहुत कुछ इंतजार कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के संगठन की तरफ देख रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी 6 महीने 8 महीने का गैप है, उसके बाद फिर चुनाव की जो बारी आएगी वो लंबा चलने वाला है। इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस इस वक्त मजबूती से यहां धरातल पर उतरे और जमीनी हकीकत को समझे और जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करे। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस के साथ क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे दल आ रहे हैं साथ में, जो अभी तक कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरियां बनाने की कोशिश भी बीच बीच में करते हैं। एक डर भी दिखाई देता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या और भी दूसरे दलों के नेता हों, वो दिखते हैं कई बार, उनके बयान ऐसे लगते हैं। क्या ऐसा सचमुच है? जरा अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, अब सचमुच है कि नहीं है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बयानात आते हैं उसमें एक चीज साफ दिखाई पड़ती है कि मन से जो है बहुत से इंडिया गठबंधन के दल जो हैं तो वो अपनी विचार के तौर पे अभी स्पष्ट नहीं है। जैसा मैंने कल भी जिक्र किया था कि अखिलेश यादव का जो बयान था वो देखा मैंने, वो क्लिप उन्हीं की थी कही हुई, उनके चूंकि उनका जो मीडिया सेल है उसने जारी किया था कि हमने 37 सीटें जीती और हमने 7 कांग्रेस के भी सांसद जिताए। उससे पहले प्रोफेसर रामगोपाल का बयान आ चुका है कि साहब कांग्रेस के पास अपने प्रत्याशी भी नहीं थे, हमने अपने प्रत्याशी दिए। तो इस तरीके की बातें जब की जाती हैं तो कहीं ना कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से डिंपल यादव ने राजीव जी जो कहा वक्फ बिल के मसले पर कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसके भी कुछ दल हमारे साथ आएंगे, तो इस तरीके की बातें तो एक ये आशा जगाती हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और अंदर बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो खतरे जो एक दूसरे को लगते हैं। जाहिर सी बात है कि सबको ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे सब एकजुट है और उसमें कहीं कोई कोताही नजर नहीं आती है। तो ये चीज तो राजीव जी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। अब जहां तक ये है कि कांग्रेस कहां तक अपना संगठन करती है क्या नहीं करती है, अब जो हम लोगों ने अभी राजीव जी जो विजुअल देखा है जो कांग्रेस की बैठक चल रही है, अब उसमें मोहन प्रकाश बैठे हैं, गुरदीप सिंह सप्पल बैठे हैं और केसी वेणुगोपाल बैठे हैं और बैठे हैं भूपेश बघेल, तो और सलमान खुर्शीद ये भी बैठे हुए हैं। सलमान खुर्शीद खुद राजीव जी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई उस समय सबने देखा उस समय। इनमें जो लोग बैठे दिख रहे हैं मुकुल वासनिक भी है, तो मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश जो है राजीव जी इनमें, और ये 2 लोग जो है ये संगठन के लोग समझे जा सकते हैं, जो संगठन बनाना जानते हैं, संगठन चलाना जानते हैं। ये 2 लोग, भूपेश बघेल भी संगठन के आदमी समझे जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद संगठन का उन्होंने जिस तरीके से कवाड़ा किया तो वो है। तो अब ये तो तय करना है कांग्रेस को कि जो उसकी तैयार कर रहे हैं। अब गुरदीप सिंह सप्पल साहब का क्या संगठन के मामले में योगदान है और क्या उनकी समझ है वो ये नहीं जानता हूं मैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो है इससे भी तय होती है कि आपकी नीति निर्धारण जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को उनका अंदर का मसला है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें हम कोई राय देने वाली नहीं, हम तो विश्लेषण कर सकते हैं, चीजें सामने आती हैं उसको देखकर। तो इसको देख करके अंदाजा है। लेकिन ये चीज ठीक है कि जैसे भक्ति चरण दास को बनाया गया वहां उड़ीसा में, तो मजबूत नाम है और लगातार जो है सक्रिय रहते हैं भक्ति चरण दास। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए बहुत सख्त टिप्पणी कर दी थी जब वो बिहार के प्रभारी थे, तो लेकिन जो ठीक है लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी कर दी, वो कर दी टिप्पणी, लेकिन जो अपनी पार्टी के जिस काम के लिए गए थे भक्ति चरण दास उसको पूरा कर रहे थे। तो यानी जो संगठन के लोग हैं वो संगठन अगर संभालेंगे तो ये अच्छी चीजें होंगी। दूसरा राजीव जी ये बड़ी दिक्कत है, वो सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है और दलों के साथ भी है, और वो ये है कि अब छात्र राजनीति से राजनीति में आना लोग बंद हो गए हैं, और छात्र राजनीति से जो लोग राजनीति में आया करते थे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे संगठन बनाने में भी और जनाधार बनाने में भी।
अब कोई बिजनेसमैन आ जाता है, कोई ठेकेदार आ जाता है, कोई अमेरिका से आ जाता है, कोई हार्वर्ड से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। तो ये लोग अब कितना संगठन जानते हैं, कितना जमीन की नब्ज जानते हैं, तो ये भी एक बड़ा संकट है। और ये सिर्फ कांग्रेस का संकट नहीं है, ये तमाम दलों का संकट है कि वहां अब छात्रों की जो नर्सरी कही जाती थी, छात्र संघ जो कहे जाते थे, वहां से नहीं आते हैं। मोहन प्रकाश यहाँ बैठे हुए तो ये थोड़ी आश्वस्त करते हैं, क्योंकि मोहन प्रकाश जो राजीव जी उस समय बीएचयू के अध्यक्ष थे जब इमरजेंसी जो थी लागू हुई थी, और जेल भी गए थे मोहन प्रकाश। तो संघर्षशील व्यक्ति है, और एक समय वो हुआ करता था कि हर छात्र जो राजनीति में आता था तो वो ये सोचता था कि वो बाहें चढ़ाना और भाषण देना जो है मोहन प्रकाश या आत्मरंजन के तरीके से सीख जाए, तो वो थोड़ी आश्वस्ति एक प्रदान करते हैं। तो बाकी अब ये उनका कांग्रेस का अंदर का मसला है किसको क्या करते हैं, लेकिन हाँ, कायाकल्प कांग्रेस करने पर लगी है, और ये कमजोरियां भी शायद कांग्रेस ने देख ली है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमजोरियां हैं और उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, और एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रशांत जी आपसे, कांग्रेस की तैयारियों को लेकर आपका क्या कहना है? जी राजीव जी, देखिए, जब आपके शो में या तमाम लेखों में जब चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है तो एक बात तमाम विश्लेषक कहते हैं कि संगठन मजबूत नहीं था। तो ये संगठन क्या है, मतलब, तो मैं उससे अंदाज लगाता हूं कि संगठन मजबूत नहीं कहने का मतलब है कि पोलिंग बूथ पर मौजूदगी, यही मतलब होता है कि पोलिंग बूथ पे आप अपने मतदाता को नहीं ले जा पाए। देखिए, राहुल गांधी भविष्य की बात करते हैं, और वो एआई पे मैं समझता हूँ कि भारत में अकेले एक नेता हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिटिक्स क्या है पूरी दुनिया की वो समझ में आ रही है। ये 21वीं सेंचुरी की राजनीति दुनिया की समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को आप रीबिल्ड कर रहे हैं और जो अच्छा समय है, तो आप 20वीं सेंचुरी का 20वीं पिछले शताब्दी की चीज़ों को आप बदलें। ये नहीं कि लोगों को वहीं पे बैठा दें, जो वैकेंसी खाली उनको भर दें। आपको अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया जो है सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, महात्मा गांधी बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे। आप देखिए कि अंग्रेज का जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो क्या था, रीजन के हिसाब से था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। महात्मा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस की प्रदेश कमेटियां बनाई भाषाई आधार पर जी। और वही प्रदेश कमेटियां जो भाषाई आधार पर बनी, उसी के आधार पर आज भारत में जब भारत आजाद हुआ तो जो राज्य बने वो भाषाई आधार पर बने। वो आंदोलन से को चलाने वाली जो रणनीति थी वो गांधी जी के पास थी। अब 21वीं सेंचुरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आपको बदलाव ऑर्गेनाइजेशन के करने चाहिए। ये कोषाध्यक्ष पुराने जमाने की बात है, अब आप उसको लाइए फंड रेजिंग, आप कैंपेन चलाइए, आप डेटा का काम करिए, आप सोशल मीडिया को और मजबूत कीजिए, आप बहुत सारे नए डिपार्टमेंट बनाइए, मोबिलाइजेशन का डिपार्टमेंट बनाइए। सबसे जरूरी डिपार्टमेंट बनाए जो उसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स हों, जो इलेक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो। तो आपको नए चुनौतियों के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को रीबिल्ड करना है, केवल जगहें नहीं भरनी है। सामाजिक कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, आप जेंडर वाइज रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात होनी चाहिए। एक छोटी सी पहल राहुल गांधी ने की है, जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चलाया है, उस मूवमेंट को विस्तार देने की जरूरत है। थिंक टैंक बनाए, पॉलिसी वर्क हो, फॉरेन पॉलिसी, स्पोर्ट्स, क्लाइमेट चेंज, हर चीज पे कांग्रेस पार्टी की राय आनी चाहिए, तब ये 21वीं सेंचुरी का संगठन बनेगा। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 21वीं सेंचुरी का संगठन अगर बनाना, कांग्रेस को मजबूत करना है, और कांग्रेस की बात इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल 100 सांसद हैं संसद में कांग्रेस पार्टी के, और उस लिहाज से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। और अगर कांग्रेस मजबूत होती है
तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। ये इंडिया गठबंधन के नेता भी जानते हैं। जितना कांग्रेस मजबूत होगी उतना बीजेपी कमजोर होगी, ये भी आप तय मानिए। और नरेंद्र मोदी इसलिए कुछ भी होता है सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर करते हैं, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर करते हैं। अभी आपने 2 भाषण नरेंद्र मोदी के सुने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर नरेंद्र मोदी का भाषण, और उस भाषण में उन्होंने साफ साफ पूरा का पूरा 1.5 घंटे का भाषण इधर, लगभग वैसे ही 1.25 घंटे का भाषण उधर लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में 90% कांग्रेस पे हमला। आखिर क्यों? ये कांग्रेस भी जानती है और इसलिए इस बात पर हम कई बार चर्चा करते हैं। चलिए इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु